ये नहीं होगी। यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है रिकॉर्डिंग। आप को होस्ट है ना अभी? ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेज दीजिएगा। नहीं, आप क्लाउड में ही चालू कर दिए मैंने, एक मिनट। स्क्रीन दिख रही महोदय आप सभी को? जी जी। तो आप सभी में मंगलाचरण कौन कराएगा? इसको जूम करिएगा थोड़ा। ठीक है महोदय, मैं और जूम कर देता हूँ। ये पूरी है कंप्लीट। ये देखिए, दिख रहा है आपको? जी। और जूम कर थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 श्लोक मंगलाचरण कौन करेंगे? हाँ, मैं कर दूंगा। जी महोदय, करिए। श्री हरि अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। अष्टकं पाणिनेर्दिव्यं सप्तशास्त्रमलौकिकम् आकुमारं यशो यस्य तस्मै पाणिनये नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं हम लोग की ने मृज पूर्व कक्षा में मृज धातु का अध्ययन किया था। आज हमारी मृज धातु के बाद में धातु आती है ऋणिज धातु। ठीक है, अब देखिए आप सभी को फोकस क्या करना है कि ऋणिजी शुद्धौ बीजी वर्णे श्रीजी अव्यक्ते शब्दे ब्रिजी वर्जने। ठीक है, ये चारों धातुओं में सेम चीज क्या है? ये चारों धातुएं हमारी कैसी हैं? चवर्गांत। चवर्गांत, ठीक है महोदय। और हमारी ऊपर वच परिभाषणे धातु भी और पृच्छ धातु भी हमारी कैसी थी महोदय? चवर्गांत। ठीक है, तो जो हमारी चवर्गांत धातु है उनको एक कार्य होता है, सूत्र है आपका चौकू। सूत्र क्या है आपका? चौकू। देखिए, एक धातु आपको वच परिभाषण धातु आपको जो बनानी आ गई, तो उसके बाद आपको ये निजी शुद्ध पिजी वर्णे शिजी अव्यक्त शब्द ब्रिजी वर्जन इन धातुओं बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए सूत्र पहले हम एक बार निजी बनाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आपको समझना है। निजी शुद्ध में ये धातु हमारी इदित है। कैसी महोदय? इदित है। इदित होने के कारण क्या होगा? इदितो नुम धातु से नुम का आगम होगा, तो क्या बना हमारा? निंज बना। ठीक है, निंज बना। अब देखिए इस धातु के रूप इस प्रकार चले हैं। ठीक है, अब सूत्र है आपका, सूत्र है चौकू। सूत्र क्या है महोदय? चौकू। ये सूत्र कहता है कि चवर्ग को कवर्ग होता है छल परे होने पर। क्या होता है महोदय? चवर्ग को कवर्ग होता है झल परे होने पर। छल परे होने पर। ठीक है, अब देखिए निंज धातु के बाद में हम प्रत्यय लाए ते प्रत्यय। ठीक है, आपको क्या करना है पहले आप जी हाँ अपने पद में चलेगी। ठीक है, तो ते प्रत्यय आया, निंज धातु है, ते प्रत्यय आया। फिर हमने क्या कर दिया? चवर्ग को क्या कर दिया हमने महोदय? चौक से कवर कर दिया। ठीक है, तो जब हमारा निंज में ज था, तो जब हमने चवर्ग को कवर किया तो क्या हो गया? निंग हो गया। क्या हो गया? उसको ग हो गया। ठीक है, इसको लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखिए आपकी आपकी धातु है निंज। ठीक है महोदय, ये देखिए निंज धातु है आपकी। मनीष जी, 1 मिनट में सबको म्यूट करता हूँ, आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा ना। जी महोदय। तो निंज धातु हमारी। अब निंज धातु को हमने क्या कर दिया?
जब बाद में हमारा प्रत्यय ते प्रत्यय, ठीक है। हमारा सूत्र है चौकू। सूत्र क्या है महोदय? चौकू सूत्र है हमारा। चौकू। इस सूत्र को याद रखिएगा, ये चवर्ग को कवर्ग करता है। क्या करता है? चवर को कवर करता हूँ। चवर्ग को कवर्ग करता है। कब करता है? तो झल परे होने पर अथवा पदांत में, पद के अंत में, ठीक है। तो झल परे में है कि नहीं है? निंज धातु में ज है, हाँ, और इसके है। बाद में झल पर में है त, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी आपको झल पर में मिलेगा तो आपको ज को क्या बनाना है? क आपको कवर्ग करना है। अब देखिए च है आपका, क्या है आपका? च तृतीय वर्ण है ज, तृतीय वर्ण है तो क ख तो ग इसको आएगा। ग हो गया, निंग हो गया। अब इसके बाद में सूत्र आता है आपका खरीचा। क्या आता है सूत्र? खरीचा। अब खर प्रत्याहार पर में है कि नहीं है? ओ सॉरी, हाँ, हाँ। खर प्रत्याहार बताइए। हाँ, प्रथम खर वर्ण है। प्रत्याहार अर्थात वर्गों के द्वितीय प्रथम, यदि वर्गों का द्वितीय प्रथम वर्ण बाद में होगा तो क्या करना है? खरीचा से प्रथम वर्ण कर देना है। तो का को प्रथम वर्ण हो गया तो क्या हो जाएगा? क क क। अब देखिए का हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, हमारा जो यहाँ पर निंज में जो अनुस्वार है, ठीक है, हमने नुम आगम किया था। कैसे किया था? नुम आगम किया था। जब नुम आगम किया तो इस प्रकार हुआ, और उसके बाद हमारा सूत्र लगाया हमने। सूत्र क्या था? अनुस्वार को, मतलब हमारा जो पंचम न वर्ण होता करना। है उस न को पहले अनुस्वार बनाना होता है। न को पहले क्या बनाना होता है महोदय? अनुस्वार। अनुस्वार। अनुस्वार बनाने के लिए सूत्र है हमारा नश्चा पदान्तस्य। याद रखिएगा हमेशा कि जब हम अनुस्वार बनाते हैं तो किस सूत्र के द्वारा बनाएंगे? नकार को नश्चा पदान्तस्य झली, ठीक है। इसका सूत्र का पूरा अर्थ बाद में पढ़ेंगे, पर इसका क्या है, झल प्रत्याहार बाद में हो तो क्या कहा जाता है ये कि न और म दो वर्ण लेता है ये, न और म। न और म को अनुस्वार कर देता है। अब यहाँ पर न है हमारा, और इसके बाद में झल प्रत्याहार है कि नहीं? क, हमने क्या कर दिया? न को अनुस्वार कर दिया। अब अनुस्वार होने के बाद में फिर हम बाद में हमारा सूत्र लगेगा अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। जो हम कहते हैं कि अनुस्वार के बाद में जो वर्ग का जो अक्षर आएगा उस वर्ग का पंचम अक्षर कर देना है। इस बात को जो कहता है सूत्र क्या है हमारा? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ठीक है महोदय। अब देखिए इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया, जो अनुस्वार था उसको कवर्ग का पंचम अक्षर हो गया, तो क्या हो गया? अंग हो गया, ठीक है महोदय। अब जोड़ दिया तो हमने क्या बन जाएगा? निंगते, ठीक है। देखिए बनाया कि नहीं बनाया हमारा? निंगते, ठीक है। सबसे फिर से एक चीज दोबारा ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, आप सूत्र आपके पास है नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से प्रसवर्ण। न को अनुस्वार करने के लिए कौन सा सूत्र है? नश्चा पदांत से जली, ठीक है। और अनुस्वार को परसवर्ण मतलब बाद वाला जो वर्ण हो उसकी तरह बनाने के लिए कौन सा सूत्र है? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ठीक है। अब देखिए कि जितनी भी हमारी जगह चवर्गांत धातु हैं, जितनी भी हमारी चवर्गांत धातु उन धातुओं को क्या करना है? हमें चौकू से कवर कर लेना है, ठीक है। चवर को क्या कर देना है? कवर कर देना है। और कवर करने के बाद में उसके बाद में यदि खर प्रत्याहार बाद में हो तो क्या करना है? खरीचा से चर्त कर देना है, ठीक है महोदय। समझ में आई इसकी प्रक्रिया? निंगते कैसे होना कि फिर से देखिए, निंज था, क्या था हमारा? निंज था। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, निंज था प्लस बाद में प्रत्यय ते प्रत्यय, ठीक है। ना को अनुस्वार करना, और अनुस्वार कैसे करते हैं पता ही आपको? नश्चा पदांत से जली, नश्चा पदांत से झली, झल के परे होने पर हमको ये तो एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को एक बार पढ़ लीजिए ना। हर सूत्र में नहीं लगी, मतलब ये ऐसा नहीं कि हर सूत्र में आके बदल जाए, नहीं, सभी सूत्रों में ये लगता है। नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से पर सवर्ण, ये सूत्र यदि नकार को अनुस्वार करने के लिए आपको ये सूत्र लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसको परसवर्ण करने के लिए अनुस्वार से परसवर्ण ही लगाना पड़ेगा, ठीक है महोदय।
अब देखिए हमारा जो मेन फोकस है किस पे है कि जो जा और ता के बीच में संधि होगी। किसके बीच में संधि होगी? जा और ता के बीच में। सूत्र है चौकू, उसने क्या कर दिया, चवर को कवर कर दिया, कवर किया तो गा हो गया, और फिर खरीचा ने क्या कर दिया, चर कर दिया, तो क्या हो गया, का हो गया। ठीक है, और जो हमारा अनुस्वार है उसको हमने परसवर्ण कर दिया, तो क्या हो गया हमारा, निंग प्लस ते निंगते हो गया। ठीक है, अब देखिए बाद में झल प्रत्याहार था तो तभी ये सब कारण हुआ कि नहीं हुआ महोदय? झल प्रत्याहार बाद में था, तभी चोकू ने क्या किया, चवर को कवर किया। जब हमने निंज धातु से पंचम अक्षर यदि लेंगे तो नहीं होगा। आते प्रत्यय लिया, देखिए आते आया हमारा। ठीक है, अब ये आते हमारा महोदय झल प्रत्याहार में आता है क्या? आ नहीं आता, नहीं आता है। इसका मतलब चवर को कवर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, और जब चवर को कवर नहीं होगा तो फिर खरीचा लगेगा इसमें? नहीं लगेगा खरीचा। क्यों? खरीचा की प्राप्ति है कि नहीं है? क्योंकि बाद में खर प्रत्याहार है ही नहीं हमारा। बाद में खर प्रत्याहार है क्या? नहीं है, स्वर है। तो क्या करना, ना तो खरीचा लगेगा ना चौकू लगेगा। ठीक है, तो क्या करा हमने, केवल जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या बन गया हमारा, निंजाते। अभी जो अनुस्वार है इसको क्या कर देंगे हम, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, इससे यहाँ कर देंगे निंजाते। ठीक है महोदय। अब एक बात याद रखिएगा कि जब आपका अंग झलादी हो, झलादी मतलब आप हलादी अपित हो, ठीक है, उसमें भी झलादी हो, तो आपको अपना क्या बनाना है, आपको अपना अंग बनाना है, निंग बनाना है। क्या बनाता है, निंक बनाइएगा। ठीक है, निंक बनाइएगा। जब आपका क्या होगा, जब आपका प्रत्यय कैसा होना चाहिए महोदय, छलादी होगा। ठीक है, और जब आपका प्रत्यय आजादी प्रत्यय बाद में होगा तो आपको क्या बनाना है, कुछ नहीं करना है, निंज करना है। क्या रहेगा, ठीक है। अब क्या कर, इसको नोट कर लीजिएगा, यदि आजादी होगा तो निंज जोड़ना है, और यदि हलादी होगा तो क्या करना है, निंक जोड़ना है। ठीक है ना। अब देखिए मनीष जी, इसमें कोई उच्चारण में कोई फेर होगा क्या, निंग और निंज का? है बोलते हैं और इसे यहाँ बोलते हैं, यहाँ निंज निय, और इसे बोलेंगे निंग निंक, तो निंगते निंग। इसे गा बोलेंगे, इसमें कैसे बोलते हैं महोदय, जैसे गा है आपका, गा बोलते हैं गा। अब उस गा को ना से उस गा को नाक से बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जिस प्रकार गा बोलते हैं उसको नाक से बोलने की कोशिश करें तो ना का उच्चारण होगा। ठीक है, अब जो या है इसको किस प्रकार बोलते हैं, जो या होता है आपका या, ठीक है, इसको अब नाक से बोलने की कोशिश करिए तो या हो जाएगा निंज। इसी प्रकार जिसको बोलते हैं तो इस प्रकार निंज होगा। ठीक है, जैसे आपके में निकुंज है तो निकुंज ना बोलते हैं ना, निकुंज थोड़ा वो हल्का सा ना की तरह सुनने में आता है, पर यहाँ होता है। ठीक है, अब आपको अपना क्या बनाना है, यदि आपका प्रत्यय झलादी होगा तो अपित होगा, झलादी अपित होगा तो निंग बनाना है, और यदि आजादी अपित होगा तो क्या करना है, निंज। ठीक है, अब देखिए निंग प्लस ते निंगते, और निंज प्लस आते आया, क्या है महोदय, क्या है, आते। तो हमने क्या, निंज प्लस हमारा अंग क्या बनेगा, निंज, तो निंज प्लस आते निंजाते, निंज प्लस अते निंजते। ठीक है, अब बाद में प्रत्यय आया से, प्रत्यय आया, कौन सा प्रत्यय हमारे, से, और हमारा अंग क्या था, हमारा निंग था। ठीक है, ये बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा निंग था, अब निंग प्लस का, और अब बाद में आया सा। ठीक है, इसको यही दिखा देते हैं, हमारा अंग क्या था, निंग। ठीक है महोदय, और बाद में प्रत्यय क्या है, से। अब बताइए कुछ याद आ रहा है आपको, कि का पूर्व में है और बाद में सा है, आदेश प्रत्यय। तो
तो क्या हो जाएगा, इससे आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य श। शकार हो जाएगा। ठीक है, क्यों बनेगा? हाँ, फिर ग और मूर्धन्य स शकार जुड़ बनने के बाद में क और श का संयोग में होने पर क्या बनता है, क्षय क्षय। बनता है। समझ में आया कैसे बना आपको? जैसे देखिए कि पहले क्या था, से था आपका, उसको फिर हमने क्या करा, उसको हमने फिर सा को आदेश प्रत्ययों से शे कर दिया, मूर्धन्य शकार कर दिया सा के स्थान पर, और फिर जोड़ दिया तो निंक्षे रूप बन गया। ठीक है, बाद में से प्रत्यय था। से प्रत्यय कैसा प्रत्यय मतलब हमारा झलादी प्रत्यय है। ठीक है ना, इस कारण से हमने क्या करा था कि हमारा निंग अंग क्या बना था, हमारा निंक बना था। ठीक है, निंक। ठीक है महोदय, अब देखिए इसके बाद क्या था हमारा, फिर निंज प्लस आया, आथे आया। क्या आया, आथे। तो आथे को देखकर क्या बनेगा आपका, निंज ही रहेगा। ठीक है, फिर आया निंग प्लस द्वे आया। क्या आया महोदय, द्वे। ठीक है, अब द्वे में देखिए आगे आपका ध है कि नहीं है आपका, और ध कैसा वर्ण है आपका, झला चतुर्थ वर्ण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सूत्र आपका झलाम जस झसी से क्या हो जाएगा कि क के स्थान पर ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, निंग द्वे, निंग द्वे। ठीक है, समझ में आपको? अब आया कौन सा प्रत्यय है, ए वहे महे। क्या आया, ए वहे महे। अब ये तीनों आपके झलादी है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं, तीनों में से कोई सा भी आपका झलादी नहीं है। जब तीनों में से आपका कोई भी झलादी नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आपको अपना अंग क्या बनाना है, निंज बनाना है। क्या बनाना होता है, निंज। तो निंज, निंज प्लस ए निंजे, निंज प्लस वहे निंज वहे, निंज प्लस महे निंज महे। ठीक है, इसी प्रकार कुछ मत करिए, जोड़ते जाइए। निंग प्लस ताम आया, तो निंग प्लस ताम निंग ताम, निंजाताम निंजताम। अब स्व आया, तो स्व को क्या करा आपने, क था, क के बाद में स्व आया, और उसको आपने आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार किया और जोड़ दिया तो निंग स्व। निंजाथाम ध्वम आया, झलाम जस झसी, सूत्र याद है, बाद में ध है ना आपका, तो का को क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो ग हो गया। ठीक है, फिर आई आया, आई आवाही आमाही, ये भी आपका जलादी नहीं, तो निंजई निंजावही निंजामही। अनिंगत अनिंजाताम अनिंजता, अनिंगथा अनिंजाताम अनिंगध्वम। ता प्रत्यय ता है तो अनिंगत बना, आताम आया तो अनिंजाताम, एक प्रकार से रूप बनेंगे। ठीक है महोदय, अब निंज प्लस ईता आया। क्या आया, ईता, ईता याताम ईरन, कुछ नहीं करा, आजादी प्रत्यय तो जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार इसके रूप चले हैं उसी प्रकार पिंज धातु के भी रूप चलेंगे। ठीक है, समझ में आया महोदय, पिंज धातु के भी रूप चलेंगे, शिंज धातु के भी रूप चलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें भी अनुस्वार है, तो कैसे रूप चलेंगे इसके, पिंगते पिंजाते पिंजते, पिंक्षे पिंजाते पिंगध्वे, पिंजे पिंजवहे पिंजमहे। ठीक है महोदय, पिंगताम पिंजाताम पिंजताम। अब नीचे देखिए और कौन सी थी, शिंज धातु है। ठीक है, तो शिंगते शिंजाते शिंजते। ठीक है ना, क्योंकि हमारी धातु में अंतिम में, इन तीनों धातुओं में देखिए अंतिम में जा है कि नहीं है, अर्थात जिस प्रकार हमने निंज धातु में कार्य करा है उसी प्रकार इस धातु में भी हमारा कार्य होगा। क्या कार्य किया हमने, चौकू झल प्रत्यय के परे होने पर चौकू से क्या कर दिया, कुत्तो कर दिया। ठीक है महोदय, अब वृज धातु है। ठीक है, अब वृज धातु के रूप देखिए, वृज धातु के इसके, इसमें तो उपधा में ना नहीं होगा, होगा क्या ना, नहीं होगा, क्योंकि ये इदित नहीं है हमारी। हाँ, इदित नहीं। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, तो इसके रूप देखिए, वृत्ते, ब्रिज था आपका, क्या था, ब्रिज। क्या है आपका, ब्रिज आया। ठीक है, अब ब्रिज प्लस बाद में ते प्रत्यय है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, चौकू से कुत्तु कर देना है, और जा था तो जा को क्या हो गया, गा हो गया, फिर खरीचा से क्या कर दिया आपने, का कर दिया। ठीक है, क्योंकि बाद में ता है, यदि द्वितीय और प्रथम वर्ण बाद में होगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा पूर्व में,
और यदि बाद में चतुर्थ तृतीय होगा तो क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्रिज धातु थी, ब्रिज धातु थी, ब्रिज धातु को हमने क्या किया, चौकू से कुत्तु किया तो क्या हो गया, ग हो गया। ठीक है, अब ग था, बाद में ते प्रत्यय आया तो क्या हो गया, का हो गया। पर जब बाद में वृद्धे में जब आपका ध प्रत्यय आया तो ये द्वितीय प्रथम नहीं है तो क्या हो गया, ग हो गया। ठीक है ना, तो वृत्ते और आते प्रत्यय आया तो झल प्रत्यय नहीं है, अर्थात चौकू की प्रवृत्ति नहीं होगी। चौकू सूत्र समझ में आया नहीं आया समझ में आपको, कि चवर्ग को कवर्ग करता है, कब करता है, झल पर छल होने परे पर। होने पर। झल में अच प्रत्यय तो नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अच प्रत्यय बाद में होगा तो आपको चौकू नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ब्रिज धातु थी, ब्रिज, ब्रिज प्रत्यय आपका क्या है, आते, क्या है आपका, आते। तो ब्रिज प्लस आते ब्रिजाते, ब्रिज प्लस आते ब्रिजते, ब्रिज प्लस से आया, क्या आया महोदय, ब्रिज प्लस से। संचिता भगिनी ये बताइए आप क्या हुआ इसमें ब्रिज प्लस से में। यहाँ पे स को श हुआ और पहले जा, पहले तो जा है, व्रज है और आगे प्रत्यय से है, तो से ये झल प्रत्यय है, इसलिए ज को क हुआ, चौकू जाकू से। का हो गया, ब्रिक, हाँ चौकू से का हो गया, ब्रिक हो गया। ब्रिक इसके हो बाद गया, में और से प्रत्यय को स का श हुआ, आदेश प्रत्यय हो इस सूत्र से, और क और श जब जुड़ते हैं तो इसका परिणाम होता है क्ष, तो वृक्ष ऐसा रूप वृक्षे बन गया। ठीक है आपका, तो वृक्षे वृजाथे वृद्धे, वृजे वृजवहे वृजमहे, कुछ नहीं है, जैसा आपने पूर्व धातु घटाई वही करना है। पर उसमें क्या किया था हमने कि उसमें अनुस्वार भी था पूर्व में। ठीक है, तो यदि का को गा होता, मतलब कवर्ग होता था तो गा बन जाता था, और यदि चवर्ग होता था तो या बन जाता था। ठीक है ना, अनुस्वार को जैसा बाद में मिलेगा वैसा ही होगा। तो हमको अनुस्वार को पहले क्या मिला था, आपको अनुस्वार को बाद में यदि क मिलता था तो क्या हो जाता था, वो गा हो जाता था, और बाद में ज मिलता था तो या हो जाता था। ठीक है ना, ओके। अब देखिए इसके बाद धातु आती है आपकी, कौन सी धातु है, ईड धातु है। कौन सी धातु है, ईड धातु है। अब इसमें दो सूत्रों को एक साथ पढ़ा जाता है। जब ईड धातु आती है, इन दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों को एक साथ पढ़ते हैं। सूत्र क्या है, ईशः से और ईड जनोर द्वेचा, ईशः से ईड जनोर द्वेचा। ठीक है, ये सूत्र आपको तीन धातुओं का ज्ञान करना है। कितनी धातुओं का ज्ञान करना है, तीन धातु। कौन कौन सी, एक है ईश, ईड और जन, ईश ईड और जन। ठीक है महोदय, अभी क्या कहता है, तीन धातुओं को तो काम करने के लिए कह रहा है, क्या काम करने के लिए कह रहा है ये समझते हैं। ये कहता है अगर इन धातुओं के बाद में, यदि इन धातुओं के बाद में से, स्व, द्वे और ध्वम, क्या क्या, से, द्वे और स्व, ध्वम, ठीक है ना, या फिर मतलब से, स्व, द्वे, ध्वम, ये चार प्रत्यय आएंगे तो आपको क्या करना है, इनको इट का आगम करना है। क्या करना है आपको, इट का आगम करना, अर्थात धातु और प्रत्यय के बीच में एक इट आकर के बैठ जाएगा। क्या करके बैठ जाएगा, एक इट। तो देखिए पहले तो ये कब करेगा, से प्रत्यय के बाद में होने पर से, स्व, द्वे और ध्वम। ठीक है ना, तो लोट केवल कहाँ करेगा, लोट लकार के ध्वम के परे होने पर ही करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल लोट लकार के ध्वम के परे होने पर ही करता है। ठीक है, ये अब करते हैं। धातु आई आपकी ईड धातु है, क्या है, ईड। अब ईड के बाद में हम लाए प्रत्यय, आपका कौन सा प्रत्यय आएगा महोदय, आत्मनेपद, ये तो ईड धातु है आपकी। ठीक है, और उसके बाद में प्रत्यय आपका आया ते। ठीक है, अब देखिए ईड धातु में ते प्रत्यय आया। अब जो धातु है आपकी, ये धातु से पूर्व में, जो ता से पूर्व में आपका टवर्ग है कि नहीं है, टवर्ग है, अर्थात जब भी तवर्ग से पूर्व में आपको टवर्ग मिलेगा अथवा मूर्धन्य शकार मिलेगा, याद रखिएगा ये सूत्र को, ये सूत्र, इन सूत्रों को समझ गए ना आप, एक बार इष्टनाष्टु इस सूत्र को समझ गए तो आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी, अदादिगण कठिन नहीं लगेगा। तो इस धातु से पूर्व में आपका कौन सा प्रत्यय है, आपका
ड है, मतलब टवर्ग है। टवर। ठीक है, जब भी तवर्ग से पूर्व में या बाद में तवर्ग से पूर्व में या बाद में यदि आपका टवर्ग हो तो आपको क्या करना है महोदय? टवर ही होगा। टवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाएगा। तो अब ट के स्थान पे क्या हो जाएगा? टा आपका प्रथम वर्ण है तो ट हो जाएगा। ठीक है, टे हो गया आपका। ठीक है, अब आपका सूत्र खरीचा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए? हाँ, पहला बाद में खर प्रत्याहार है, द्वितीय प्रथम हाँ। वर्ण है कि नहीं बाद में? हाँ, हाँ, तो जो हाँ। डा है उसको प्रथम वर्ण हो जाएगा। प्रथम वर्ण प्रथम होगा। वर्ण तो क्या हो गया आपका? टा होगा। टा होगा तो क्या बन गया आपका? ईटे। ईटे। ठीक है, अब जब आपका जो कोई भी, जैसा आपका यदि बाद में तवर्गीय वर्ण आएगा, क्या आएगा? तवर्गीय आएगा, तो उसको क्या करना है महोदय आपको? उसको क्या करना है आपको? तवर्ग को टवर्ग बनाना है। ठीक है, तवर्ग का वर्ण आएगा तो। और यदि दंत सकार आएगा तो उसको क्या करना है महोदय? शकार, उसको मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार बनना है। ठीक है, अब देखिए, और यदि बाद में आजादी प्रत्यय आएगा तो कुछ नहीं होगा, केवल जोड़ देना है। तो देखिए इसके रूप देखिए कैसे बने। ईटे, ईड प्लस आते, क्या कर दिया हमने? केवल जोड़ दिया, ईड आते। ईड प्लस अते, ईड अते। ठीक है महोदय, अब देखिए ईड धातु है, उसके बाद में प्रत्यय आया से आया। कौन सा प्रत्यय आया? से। ईड धातु, ऊपर देखिए ईड धातु है, यहाँ पर दिख रहा है ये ईड धातु है। ईड धातु के अंदर प्रत्यय आपका से प्रत्यय आया। से प्रत्यय बाद में आ गया। सूत्र क्या था? ईशः से ईड जनोर्ध्वेच। इन दो सूत्रों ने क्या बोला कि ईड धातु के बाद में से, स्व, द्वे और लोट लकार के ध्वम के परे रहने पर क्या होता है? ईट का आगम होता है। इट का आगम हो गया तो क्या हो गया? ईड, इट में बचा ई बचा। इट में क्या बचा मतलब? इट में ई बचा। ई बचा। टा से हलंतम की इत संज्ञा करती तो ईट प्लस ई क्या बन गया आपका? लिख के देखिए, धातु आपकी ईड है। ठीक है, और उसके बाद में प्रत्यय आया हमारा से प्रत्यय आया। ठीक है, एक ही बार में से सारे घटा लेते हैं। से, स्व, और क्या था? द्वे और ध्वम। ठीक है, अब देखिए धातु क्या है आपकी? ईड धातु आई। अब इन प्रत्ययों के परे होने पर ईड धातु क्या होता है महोदय? इट का आगम होता है। किसका आगम होता है? इट का। अब इट का आगम कर, ये जो ध्वम है याद रखिएगा, लोट लकार का ध्वम है केवल। अगर किसी और लकार का मिलता है ध्वम तो उसको ये कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, लंग लकार में नहीं होगा, लंग लकार में नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब तो ईड धातु से अब हमने इट का आगम कर देंगे, इसके बीच में इट आके बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा महोदय? इट आया, इट आया और टा की हमने किससे संज्ञा कर दी? हलंतम से। तो ई बचा केवल। अब सबके बीच में आकर एक ई बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने जोड़ दिया इसको तो क्या बन गया आपका? क्या बन गया आपका? ईडी बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो अब पता लगा ईड में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ईडी बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में अब ये इकारांत है कि नहीं है? और इसके बाद में सा है। अब इसमें आदेश प्रत्यय लग सकता है कि नहीं लग सकता? बताइए। आदेश प्रत्यय लग सकता है, पर कैसे लगता है? उसकी शर्त है इन, क्या बोलता है? इन और कवर्ग। इन और कवर्ग। इन और कवर्ग। ठीक है, इन में तो कवर्ग मतलब तो आप समझते हैं क ख ग घ। इन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इन में आते हैं आपके ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ठीक है, ह,
य, व, र और ल। ल। ठीक है, ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र ल, इन वर्णों के बाद में यदि दंत सकार आया तो उसको क्या करना है, आपको मूर्धन्य शकार बनाना है। ठीक है, अब बताइए ईड में ई है, इसके बाद में दंत सकार आया कि नहीं आया, और ई आपका एंड प्रत्याहार में आता है कि महोदय नहीं आता, बताइए। जी जी जी, तो आपने क्या कर दिया, सा को क्या कर दिया, शा कर दिया। ठीक है, तो बन गया आपका ई दिशे। स्व आया तो स्व को क्या कर दिया आपने, आदेश प्रत्यय से। इसमें होगा क्या, इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि सा नहीं है, तो केवल जोड़ दिया ईडिद्वे और ईडिध्वम। समझ में आया। और आपको क्या करना है, और जो बताया प्रक्रिया बताइए आपको, कि पहले आपको स्टुनाष्टु करना है, स्टुनाष्टु फिर खरीचा। ठीक है महोदय, स्टुनाष्टु करना है फिर खरीचा। ईड प्लस आया, ईड प्लस आते आया, ईडिशे बन गया आपका। ईडिशे और ईडिद्वे कैसे बना, आपको समझ में आया। ईड प्लस आते आया, क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, जोड़ दिया। ईड धातु के बाद में कौन सा प्रत्यय आया, ए प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, तो जोड़ दिया, तो ईडे। फिर आया वहे, ए वहे महे, ईड वहे ईड महे। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि प्रत्यय जो हमारा है, इसके बाद वाला जो प्रत्यय है, इसको ये तो तवर्ग में आता है क्या, नहीं आता है। यदि तवर्ग में आता है तो उसको टवर्ग हो जाएगा, और टवर्ग हो जाने बाद में धातु को खरीचा लग जाएगा। ठीक है ना, यदि वो बाद में द्वितीय प्रथम वर्ण होगा तो ही लगेगा। ठीक है महोदय। अब ईट प्लस ताम आया, ईड प्लस ताम। अब देखिए ताम आया कि नहीं आया, ईड प्लस ताम आया, तवर्ग आया, तो अब क्या करना है आपको, ता करना, टाको आपने ता को टा कर दिया, और फिर खरीचा से डा को भी क्या कर दिया, टा कर दिया, तो ईट टाम। समझ में आया आपको कैसे हुआ, जो प्रत्यय का जो ता है उसको क्या करा हमने, स्टुनाष्टु से टा कर दिया, और जो धातु का जो डा था उसको खरीचा से क्या कर दिया, टा कर दिया। तो ईट टाम, ईड आताम, आताम प्रत्यय कुछ नहीं हुआ, जोड़ दिया, ईडाताम, ईडताम। ईडिश्व कैसे बना, आपको पता लग गया कि हमने स्व प्रत्यय को हमने ईट का आगम किया, तो ईडिश्व बना। ईडाथाम, ईडिद्वम, ईड प्लस आई, ईडई, ईडा वहई, ईडा महई। ठीक है, अब आपका प्रत्यय आया ईड प्लस टा आया, क्या है महोदय, ईड प्लस टा। अब देखिए ईड धातु आपकी आजादी है कि नहीं है, हाँ, आजादी है, अर्थात 8 का आगम होगा, और 8 का आगम होने के बाद क्या करेंगे, 8 अष्टा से वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि करने को क्या बन गया आपका, आई बन गया। आई, तो ईट की जगह क्या हो गया, आइट हो गया आपका, आइड। ठीक है, अब आइट के पास में प्रत्यय आया, टा प्रत्यय आया, कौन सा प्रत्यय, ता। तो ता को आपने क्या किया, स्टुनाष्टु से टा किया, और खरीचा से क्या कर दिया, टा कर दिया, तो आइट टा। फिर आया आइड प्लस आताम, आइड आताम, आइड प्लस अता, आइड अता। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया। हाँ। बस क्या है कि इसमें पहले हर जगह ई आ रहा था, पर यहाँ क्या हो गया कि 8 से 8 का आगम होकर वृद्धि हो गई, आई हो गया। ठीक है महोदय, देखिए यहाँ पर आपका ध्वम प्रत्यय आया, ध्वम, ये आइड ध्वम कैसे बना है इसे समझते हैं। ठीक है, लिखा है ना, लंग लकार में 8 का आगम करके आप प्लस ईड हुआ, और उसको जोड़कर क्या बन गया, आइड बनाया। ठीक है, अब देखिए आइड प्लस ध्वम आया, क्या है, आइड प्लस अब ये बताइए, जो ध्वम में जो धा है, ये आपका टवर्ग का वो तवर्ग है कि नहीं है, हाँ तवर्ग है, द्वितीय वर्ण, तवर्ग का चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण। तो इसके पूर्व में टवर्ग है, अर्थात क्या होगा, इसको भी टवर्ग हो जाएगा। जब धा को टवर्ग करेंगे तो क्या होगा, ढा। ठीक है, क्या हो गया, ढा। तो क्या बना आपका, पता लग गया आपको। मनीष महोदय, एक डाउट है, पूछो। जी महोदय पूछिए। ये जो हाइट बना है उसमें जी, आ प्लस ईड प्लस त है, यहाँ हलंग्याभ्यो दीर्घ सूची से अप्रत्यय। महोदय ये जो हमारा प्रत्यय है, हाँ। ये हमारा आत्मनेपद का प्रत्यय है। ठीक है,
और जो हलंग्याभ्यो दीर्घा हाँ, सूत्र में उसको कहता है अपृक्त प्रत्यय के लिए कहता अपृक्त है, है, ये और अपृक्त नहीं है इसलिए नहीं लगा। अपृक्त नहीं है जी, ठीक है, धन्यवाद। है ना। ये अपृक्त प्रत्यय आपको कहाँ मिलता है? आपको परस्मैपद पद में मिलता है, और वो परस्मैपद भी में लंग नहीं लकार में, हाँ। ठीक है ना। लंग लकार के एक वचन और द्विवचन में, मतलब वो सॉरी एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में, ठीक है महोदय। धन्यवाद। अब ऐडत्वम आपको बनाना कैसे आया महोदय सभी को? कि ध्वम था, तो ध्वम में जो धा था वो हमारा चतुर्थ वर्ण था, इस कारण से उसको जब हमने ष्टुनाष्टु इस सूत्र के द्वारा जब हमने टवर किया तो उसको क्या हो गया? धा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ऐड प्लस ई वही मही प्रत्यय, प्रत्यय क्या है आपका? ई वही मही, तो ऐड प्लस ई आईडी, ऐड वही ऐड मही, ठीक है। अब आपका प्रत्यय है ईता ईयाताम ईरन, ईथा ईयाताम ईत्वम, ईया ई वही ई मही, ठीक है ना। अब प्रत्यय जोड़ा आपने ईदिता ईदी याताम ईदीरन, ईदिथा ईदी याताम ईदित्वम, ईदिया ईदी वही ईदी मही, केवल जोड़ दिया आपने, ठीक है। समझ में आया सभी को? यहाँ पर हमने विशेष क्या हुआ ये बताइए। जो हमने सोचा कि एक हर धातु का विशेष कार्य हो रहा है, तो विशेष कार्य नहीं हो रहा है, संधि हो रही है। क्या हो रही है? संधि हो रही है। संधि क्या थी हमारी? कि ष्टुनाष्टु, ठीक है। ष्टुनाष्टु से क्या करना कि सकार, मतलब सकार तवर्ग के स्थान पर टवर्ग का योग होने पर टवर कर देना है, ठीक है। और क्या था कि आदेश प्रत्यय हो, ये भी संधि का सूत्र है। जब क्या करता है, दंत सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार कर देता है, कब? जब इन और कवर्ग के बाद में मिलता है, ठीक है। विडागम स्पेशल है ना जी विडागम स्पेशल। हाँ, इस धातु में ये चार प्रत्ययों को निमित्त मान करके इट का आगम विशेष है केवल इस धातु में, ठीक है। ठीक है महोदय। अब देखिए, अब दो सूत्र समझते हैं। पहला सूत्र है आपका, धातु क्या है हमारी? समस्त धातु क्या है हमारी महोदय? हरिओम। आमां श्रूयते महोदय। देखिए धातु षष्ठी स्वप्ने, ठीक है। तो अब हमने इसमें धातु आपकी इदित है कि नहीं है? इदित है। और जब हम इसमें नुम का आगम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? क्या बना? समस्त बना। क्या बना आपका? ठीक है। जब हमने आदेश प्रत्यय धात्वदेह शाह सा से मूर्धन्य शकार को दंत सकार कर दिया तो क्या बन गया आपका? समस्त बन गया। पहले षष्ठी से समस्त बनाते हैं, एक बार आपको समझ में आ जाए कैसे बनाया हमने, ठीक है। ये मनीष महोदय, ये नुम का आगम कैसे हो रहा है? आगे भी दो में हुआ है, थोड़ा सा ये बता दीजिए ना वापिस। वो दोबारा इसलिए बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बताइए मंजू भाई माता जी कि इसमें आपने, इसमें से इत संज्ञा किसकी इत संज्ञा होगी? इसकी षष्ठी में जो आपका है इसमें किसकी इत संज्ञा होगी? ये अनुस्वार की, इसकी ई की। और किसकी होगी? और ई की होगी। हाँ ठीक है, तो बच्चा इस प्रकार बच्चा। अब देखिए अब ई की हिरस इत संज्ञा हुई है, इसका मतलब ये धातु कैसी है आपकी? इदित है। कैसी है? इदित है। और इदित धातु वो क्या करता है? नुम का आगम होता है। किसका आगम होता है? नुम आगम। तो नुम धातु हो, ठीक है। तो नुम धातु, ठीक है। अच्छा, अब नुम का आगम हुआ, अभी नुम बैठेगा कहाँ? पहले इस नुम में इत संज्ञा करते हैं, तो माँ की इत संज्ञा करी हलंतम से और ऊ की इत संज्ञा करी उपदेशी जन्मनासिक से, ठीक है ना बच्चा। अब ये ना बैठे कहाँ पर? तो सूत्र क्या कहता है? मिद चोन्त्यात् परा। क्या कहता है ये बताइए सूत्र? मिद चोन्त्यात् परा। वो पहले जो पहला जो स्वर है उसके बाद में, पहला स्वर नहीं, अंतिम स्वर के बाद में। अंतिम स्वर के बाद। अब ये बताइए इसमें अंतिम स्वर कौन सा है आपका? जो शा में जो आ है वो अंतिम स्वर है कि नहीं आपका? हाँ, मतलब वही पहला स्वर है आपका और वही अंतिम स्वर है। इसके बाद में ना आकर ना बैठा तो इस प्रकार बैठ गया, ठीक है। अब ना बैठा है तो सूत्र लगा, क्या सूत्र लगा? ना को अनुसार कौन सा सूत्र बनाता है? ना को अनुसार कौन सा सूत्र करता है? नश्चापदान्तस्य झलि। नश्चापदान्तस्य झलि। याद रखिएगा, जब जब आप उसको बोलते नश्चापदान्तस्य झलि, इस सूत्र के द्वारा ना को क्या हो गया आपका? अनुस्वार हो गया, ठीक है।
अब अनुस्वार होने के बाद में सूत्र लगाया हमने धात्वादेह शाह सा, ठीक है, पहले भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लगाइए बाद में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शा को हमने क्या कर दिया, मूर्धन्य शकार को दंत दंत सकार। सकार। अब ये आपका रूप, आपकी धातु कैसे बन गई, आपकी इस प्रकार बन गई शम्स। कैसे बना आपको समझ में आया, अनुस्वार कैसे आया, पहले हमने नुम का आगम किया था और नुम को क्या कर दिया, सूत्र नश्चा पदांतस्य झली, इस सूत्र के द्वारा हमने क्या कर दिया, उसको ना को अनुस्वार कर दिया, ठीक है। कब सूत्र कहता है झली, कि उस ना के बाद में झल प्रत्याहार मिलना चाहिए, तो ना के बाद में सा था कि नहीं था, सा, और सा हमारा झल प्रत्याहार में आता है, इस कारण से ना को हमने अनुस्वार कर दिया, ठीक है। अब मनीष धातु जी, बन गई इसमें हमारी- ये अनुस्वार है, उसको हम लोग कैसे उच्चार करें, इसमें कौन सा लगेगा, ना लगेगा या क्या लगेगा? माँ बोलिए, माँ बोलिएगा, ठीक है महोदय। शंस्त, शंस्त भी कहते हैं, शंस्त कहते हैं, शंस्त, ठीक है महोदय। अभी देखिएगा, अभी ये ना भी वापस नीचे आ जाएगा, अभी आपका हर जगह नहीं आएगा, कुछ जगह आएगा, ठीक है। तो दो सूत्र हैं, वो दो सूत्र समझेंगे हम। पहला सूत्र है आपका क्या है, पहले प्रत्यय क्या है ये बताइए। रश्मि पद धातु है, ठीक है, प्रत्यय क्या आएगा, सबसे पहले प्रत्यय क्या आता है, पी आया, ठीक है। अब देखिए कि सूत्र है एक, ये सूत्र जो ता है झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, जी। एक सूत्र बताता हूं, उससे आपको लोप करना सीखना है। क्या सीखना है आपको, लोप करना। सूत्र आपका स्कोहो संयोगा द्योरन्ते, द्योरन्ते, स्कोहो संयोगाद्योरन्ते, ठीक है। पहला तो ये क्या कहता है, किस चीज का लोप करता है ये समझना है हमें। पहला लोप करता है ये सकार का, और किसका करता है, क का। ककार का, किसका लोप करता है किशोर महोदय, सकार और का। ककार। अब कहता है कि कहाँ लोप करेगा, तो कह रहा है संयोग, संयोगाद्योरन्ते च, कह रहा है संयोग के आदि में, कहाँ करेगा, आदि और अंत दोनों संयोग में। के, नहीं नहीं, वो अंत्य जो है ना, वो पद के अंत की वो अलग अंत, अंत किसी और के लिए, वो पद के अंत के लिए वो, ठीक है। ओके। संयोग आदि जो लिखा है ना, संयोग प्लस आदि, संयोग आदि, ठीक है ना, इतना ही अंतर है, ठीक है। हरिओम। आम आम महोदय वदतु। तो हमने क्या सीखा, हमने क्या समझा कि सा और का लोप होगा, किसका लोप होगा, सकार का और ककार का। कब होगा, जब ये सकार और संयोग। ककार संयोग के आदि में होंगे। कब होंगे, संयोग के आदि में हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो सा है, ये आपका संयोग किसका संयोग है बताइए, यहाँ पर सा और ता का संयोग है कि नहीं सकार है, का। सा और ता का संयोग है। और संयोग का आदि वर्ण क्या है आपका, सा है कि नहीं है, सा है। तो संयोग का आदि मिल गया आपको, पता लग गया संयोग का आदि। अब सा का लोप करना है आपको, मेरा संयोग के आदि में सा हो या का हो, उसका लोप करना है। पर कब करना है, कुछ निमित्त भी तो चाहिए कि हर जगह कर देना है। कह रहे हैं कि झल पर होने पर, क्या पर होने पर, जल जल पर, पर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, हर सूत्र आकर के झल झल मांग रहा है बाद में, तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि ये जो वर्ण है ये झल में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब बाद में झल प्रत्याहार है कि नहीं बताइए, दी है। है। और अब बताइएगा एक बार, एक मिनट, संतति, संति। अभी महोदय देखिए संति बनेगा, अभी कैसे बनेगा। इसके बाद में हम प्रत्यय लाए अंति, ठीक है। अब देखिए, एक आपका झल प्रत्याहार में वर्ण आता है और एक आपका ये जो आ है ये आपका झल प्रत्याहार में नहीं आता है, ठीक है ना। तो जब झल प्रत्याहार में नहीं आता है तो सा का लोप नहीं होगा, और ऊपर वाले में झल प्रत्याहार में आता है तो सा का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सा का लोप हो जाए। क्या बचा आपका, संत, संत, संत प्लस पी बना, क्या बना महोदय, संत प्लस पी। संतस्ति। अब देखिए बाद में तवर्ग है, तो तवर्ग को क्या कर, तवर्ग को देख के हमारा सूत्र क्या आया, अनुस्वार को बनाने के लिए अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा। कौन सा सूत्र का लगता है पर सवर्ण करने के लिए बताइए,
अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। सवर्णः। ठीक है, परसवर्ण। तो क्या बन गया आपका? संत प्लस टी बन गया। क्या बन गया आपका? संत प्लस अब एक सूत्र आता है झरोझरी सवर्णे, झरोझरी सवर्णे। सवर्ण। अब इसको जो समझना है सूत्र को, तो पहली बात आपको ये समझनी है कि जो कवर्ग होता है, जो कवर्ग होता है वो आपस में एक दूसरे का सवर्णी होता है। क्या होता है आपस में एक दूसरे का? सवर्णी। सवर्णी मतलब उच्चारण स्थान एक ही होता है। नहीं, उच्चारण स्थान वो अलग बात होती है, उच्चारण स्थान से नहीं। आप केवल अब इतना समझिए, आभ्यंतर प्रयत्न भी लगता है इसमें, ठीक है। पर ये कहती समझिए कि क, ख, ग, ख और ङ, ठीक है। इन ये पांचों एक दूसरे के सवर्णी है। क्या है? एक दूसरे के सवर्ण। सवर्णी, ठीक है ना। इतना आप इतना समझिए, एक दूसरे के क्या है? ये पांचों आपस में सवर्णी है। इस प्रकार चवर्ग भी आपस में क्या है? एक दूसरे के सवर्णी है, ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग भी आपका सवर्णी है, तवर्ग भी और पवर्ग भी आपस में एक दूसरे के सवर्णी है। ठीक है, समझ में आपको? इतनी बात याद रखिएगा केवल। जिस प्रकार अ का सवर्णी क्या होता है? अ का सवर्णी होता है आ और प्लुत आ, आ। ठीक है ना। जैसे स्वरों के सवर्णी कौन से होते हैं? ह्रस्व का मतलब आ है तो आ का सवर्णी है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये आपस में तीनों एक दूसरे के सवर्णी है। इसी प्रकार जो कवर्ग होता है, वर्ग होते हैं, ये भी आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? सवर्णी होते हैं। सवर्ण। ठीक है, समझ में आपको कैसे हो? अब सूत्र आता है एक, सवर्णी आपने समझ लिया। अब समझते हैं झर प्रत्याहार। झर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, कोई बता सकता है? बताइए। इसमें 4 3 2 1 और तीनों शा। हाँ बिल्कुल सही महोदय। 4 3 2 1 और आपके तीनों शकार आते हैं, ठीक है। अब ये सूत्र कहता है, सूत्र आपका, अब आपको सूत्र लिख देता हूं मैं। सूत्र कौन सा सूत्र है? सूत्र झरोझरी सवर्णे। सूत्र क्या आपका? झरोझरी सवर्णी। झरोझरी सवर्णे। इस सूत्र को अच्छे समझिएगा। जब दो झर वर्ण एक साथ मिले, ठीक है, क्या कह रहा हूं महोदय? जब दो झर वर्ण मतलब क्या होता है? झर वर्ण तो हो पर साथ में कैसे सवर्णी होनी चाहिए। अर्थात झर में मतलब 4 3 2 1 ये सब आते हैं, और इनके सवर्णी क्या होंगे? कि मतलब कि कवर्ग का कवर्ग ही होगा, चवर्ग का चवर्ग ही होगा, टवर्ग का तवर्ग ही होगा, तवर्ग का तवर्ग ही होगा। तो यहाँ पर ता और ता आपस में दूसरे सवर्णी है कि नहीं? बताइए बताइए, है कि नहीं है? जी। है। सूत्र कहता है कि हल के बाद में झर का लोप होता है सवर्णी झर के परे होने पर। क्या कहता है महोदय? हल के बाद में, हल से परे, हल के बाद में झर का लोप होता है। हल से परे झर का लोप होता है। बोलिए, हल से परे झर का लोप, झर का लोप होता है झर परे सवर्णी झर परे रहने पर, सवर्णी सवर्णी झर परे रहने पर, ठीक है ना। समझ में आया महोदय? अब क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा ठीक है। अब देखिए हल है हमारा न, है कि नहीं? बताइए, हल है कि नहीं है ना हमारा? हल से हल परे तो है। हाँ हल है, और हल से परे झर का लोप होता है। तो हमारा झर में आता है कि नहीं आता है? आता है। झर में आता है। तो हल से परे झर का लोप होता है, कब होता है? सवर्णी झर के परे रहने पर। कब होता है महोदय? सवर्णी झर के परे। ती आ गया इसमें। ती में ता है, तो ता और ता आपस में एक दूसरे सवर्णी होते कि नहीं होते? बताइए। हाँ। तो क्या हो गया कि ता का लोप हो गया। कब? क्योंकि ये हल के बाद में है। मतलब कि जब ये सूत्र याद रखिएगा, जब भी ये सूत्र लगता है तब 3 व्यंजन आपस में मिलने चाहिए। याद रखिएगा इस बात को।
क्योंकि इस सूत्र की जो शर्त है उसके हिसाब से 3 व्यंजन जब आपस में मिलेंगे तभी ये सूत्र की शर्त घटेगी, तभी लोग पहले हल ठीक है ना? होगा, बाद में दोनों झर होने चाहिए सवर्ण। बाद में दोनों झर होने चाहिए, ठीक है ना? पहला वाला क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए, और बाद में दोनों झर होने चाहिए। अभी हमने एक धातु बनाई, हमने धातु क्या थी हमारी, ईटे। अब देखिए यहाँ पर आपका मन में प्रश्न आया कि यहाँ पर भी तो हमारा क्या कहते हैं, ये झर है और ये भी सवर्णी झर है कि नहीं है, बताइए। देखिए सभी लोग देखिएगा, इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आपको पता लगे कि सूत्र की शर्त कैसी है, सूत्र घटता कैसे है, ठीक है ना? सूत्र नहीं है हमारा आगे। क्या है, हमारा ये भी झर में आता है और बाद में सवर्णी झर भी है बाद में, है कि नहीं है? है कि नहीं? दोनों आपस में सवर्णी झर है, पर ये दोनों सवर्णी झर आपके हल के बाद में नहीं है, किसके बाद में है? नहीं, अर के अच के बाद बाद में। में। किसके बाद में? अच के बाद में। और सूत्र को क्या चाहिए कि हल के बाद में हल झर चाहिए। हो, हल के बाद में झर का लोप होता है सवर्णी झर के परिणाम पर, अर्थात उसको 3 व्यंजन एक साथ चाहिए। कितने व्यंजन एक साथ चाहिए? 3 व्यंजन। 3 व्यंजन चाहिए। समझ में आपको महोदय सूत्र का अर्थ? अब देखिए जब आपने झर का लोप कर दिया तो क्या बन गया आपका, ता का लोप हो गया, तो क्या बन गया आपका, संति बन गया। बना नहीं बना, बताइए। ठीक है महोदय, समझ में आपको? मनीष जी, जी बोलिए। ये विकल्प से होता है ना? झरी सवर्णे, हाँ, बिकॉज उसमें अंतर्शाम का अनुवृत्ति आता है, हल का अनुवृत्ति आता है और लोक का अनुवृत्ति आता है। एक बार देख लेते हैं महोदय। तो माता जी की पुस्तक में वो विकल्प वाला मिस हुआ है, तो इसके लिए वो करेक्ट करना जरूरी है। अच्छा, मैं देखता तो हूँ। उसका पूरा सूत्र का मीनिंग है हल जड़ सवर्ण जरी अंतर्शाम। तो अन्यतरस्याम, हाँ अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, विकल्प से कार्य करेगा। हाँ, तो एक बार विकल्प इसका मतलब क्या है महोदय कि एक बार ता का लोप होगा, एक बार ता का लोप नहीं होगा। जब ता का लोप होगा तो क्या बनेगा आपका, संति बनेगा, ठीक है। और जब ता का लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा आपका, इस प्रकार बन जाएगा संति, ठीक है। कैसे उच्चार करेंगे? संति, संत, संत बोली, संत, संत, संत बोली पहले, संत, संत, ती, संत पूरा नहीं बोला आपको, संति, 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 हाँ संति, ठीक है। अब तो आप कुछ समझ में आया महोदय आपको? दो जिसके सूत्र पास समझ में आया कुछ? जिसके पास बुक है वहाँ वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे बुक में दिखाया है ये, हाँ, ये इसमें वो हल लोप और अंतर्शाम की अनुवृत्ति आके ठीक है। हल हल जर सवर्णे जरी अंतर्शाम लोप, ये सब पूरा तो एक चीज अब याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है महोदय। अब आपको एक चीज याद रखना है कि जब स्कोह संयोग आद्योरंत लगाना है, नहीं है आपको, बताइए बताइए आपको स्कोह संयोग आद्योरंत क्या है? संयोग के आदि में यदि क्या हो, आपको स हो अथवा क हो, उसका लोप करना है। कब करना है? झल परे होने पर, ठीक है महोदय। और उसके बाद झरोझरी सवर्णे लगाना है आपको, झरोझरी सवर्णे। ये सूत्र ये भी क्या करता है, हल से परे झर का लोप होता है सवर्णी झर के परे रहने पर। इसका मतलब आपका झल प्रत्याहार बाद में होगा तो आपका रूप क्या बनेगा, इस धातु में सन बनेगा, आपका अंग क्या बनेगा, आपका सन। और प्रत्यय जोड़ दीजिए, संति, संतः, और जब आया है आपका प्रत्यय क्या है, अंति आया। क्या है आपका? समस्तंति, ठीक है। अंति आया तो आपने कुछ नहीं होगा, पहली बात आपका स्कोह संयोग आद्योरंत सा का लोप नहीं करेगा, और आपका जो फिर उसके बाद में कौन सा सूत्र नहीं लगेगा, आपका झरोझरी सवर्णे भी नहीं लगेगा। तो जैसी धातु थी समस्त थी तो समस्त की समस्त रहेगी, अंति जुड़ दिया तो समस्तंति बन गया, ठीक है। अब आया सन प्लस सी, ठीक है। अब देखिए संत प्लस सी कैसे बना आपका? ये उच्चारण मैं का होगा क्या? माँ का कर सकते हैं वैसे, औं का करते हैं वैसे, शौस्तंती ऐसे करते हैं,
तो ये देखिए माता जी, अब आया हमारा सब क्या आया, संत आया। क्या आया महोदय? संत। पहले क्या आया था हमारा, फिर से बताइए, फिर से देखिए। ऊपर था इस प्रकार था, ठीक है, 2 बार से घटाएंगे। समस्त प्लस क्या है आपका प्रत्यय, क्या है आपका सी प्रत्यय आया। क्या आया सभी बताइए? सी प्रत्यय, ठीक है। अब ये जो सा प्रत्यय है ये झल में आता है कि नहीं आता है बताइए? उष्मा है, आएगा। आता है। आएगा। और जब झल प्रत्याहार बाद में है तो संयोग के आदि में सा का लोप होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सा का लोप हो गया, अब ता बचा, ठीक है। ता को देख करके अनुस्वार क्या हो गया हमारा, पर सवर्ण होकर के क्या बन गया हमारा, ना बन गया, ठीक है। अब संत प्लस सी हो गया। अब देखिए इसमें झरोझरी सवरने लगेगा क्या बताइए? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका हल है और उस हल के बाद में झड़ तो है, पर बाद में सवर्णी झड़ नहीं है, सवर्ण नहीं है। सवर्ण नहीं है, ठीक है ना। सवर्ण नहीं है इसका मतलब ता का लोप नहीं होगा, तो क्या रहेगा, संत सी रहेगा। क्या रहेगा आपका रूप? संत सी, ठीक है, संत सी। सन्नित स लिखा है सर। क्या लिखा महोदय? संत सी, ठीक है। 3 अब जोड़े हुए एक साथ में किसको उच्चारण करे, किसके ऊपर रखे, वही समझ में नहीं आ रहा है ना। अब संत, अब था आया तो था आता तवर्ग में आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, झरोझरी सवर्ण से ता का लोप हो जाएगा, तो संत था, और एक बार क्या बन जाएगा, संत था, ठीक है। 2 रूप बनेंगे इसमें। संथा भी वैसे ही बनेगा सेम। समस्तमी, अब इसमें देखिए समस्तमी हो कैसे बना, ये हमारा धातु क्या थी हमारी, समस्त थी। कैसी थी हमारी, समस्त। अब उसके बाद में प्रत्यय आया मी प्रत्यय, तो इसमें स्पोह संयोग आद्य और अंत्यच लगेगा बताइए? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा महोदय? क्योंकि जो आपका जो मी प्रत्यय है, माँ है, वो जो माँ झल में आता है क्या नहीं आता है माँ झल में, इस कारण से वहां पर क्या आपका सूत्र नहीं लग पाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया होगा आपको सभी को? जी आया। कोई बोलते ही नहीं, मेरे को लगता है आवाज आई नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है इसलिए। हो गई थी। अच्छा, तो अभी ठीक आ रही महोदय? हाँ अभी ठीक। आ रही है। हाँ, तो अब देखिए कि आपका समस्त में कैसे बना पता लग गया, क्योंकि जो मी प्रत्यय है, मी वह महा प्रत्यय, ये आपका झलादि नहीं है, इस कारण से क्या रहेगा आपका अंग, क्या रहेगा, समस्त में रहेगा, समस्त रहेगा, ठीक है। अब संतु, संतु कैसे बना आपको पता लग गया, ता बाद में है, इसका मतलब क्या कर दिया हमने, झरोझरी सवरने से एक ता का लोप कर दिया। पहले स्कोह संयोग आद्योरंत चला लगाया, उसका झरोझरी सवरने लगाया, ठीक है। इसमें संताम में भी लगा दिया, पहले स्कोह संयोग आद्योरंत, यदि झल प्रत्याहार बाद में है तो स्कोह संयोग आद्योरंत चला लगाना है, और यदि जब ता बनेगा तो ता के बाद में यदि उसका सवर्ण तवर्ग मिलेगा तो आपको भी तब भी लगाना है। तो संताम, समस्तंतु, संत। अब आया धी, आया आपका क्या आया, धी। अब ये धी कैसे बना आपको ये देखते हैं, ठीक है। संधि कैसे बना, तो उजलभ्यो हेरधि। हाँ बहुत बढ़िया, हुजलभ्यो हेरधि लगेगा, पर लेकिन हुजलभ्यो हेरधि लगने के बाद भी और भी काम होंगे, पर हुजलभ्यो हेरधि तो लगेगा ही, ठीक है। आपकी धातु क्या थी आपकी बताइए? समस्त थी, ठीक है, समस्त है। और उसके बाद में प्रत्यय क्या आया महोदय आपका, धी आया। अब ये हा प्रत्यय आपका झल में आता है कि नहीं आता है, पहले ये बताइए? नहीं आता। नहीं आता। झल आता है, झल में आता है झल में ना? आता है महोदय। आता है झल में, क्योंकि श सर और हल, तो हा में हा आ गया, तो हा झल प्रत्याहार बाद में, इस कारण से क्या हो जाएगा आपका, स्कोहो संयोगाद्य और अंत्यचा से संयोग है, सा और ता का संयोग है, तो संयोग के आदि में सकार का क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या बना आपका, संत बन गया। और जैसे संत बन गया तो ना को क्या कर दिया हमने,
अनुस्वार वो अनुस्वार से परसवर्ण कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी धातु बताइए कि अब धातु आपकी झलंत है कि नहीं है, बताइए महोदय। और जैसे बताया माता जी ने कि सूत्र क्या लगेगा हमारा, भुजलभ्यो हेर्धि। सूत्र क्या बताया था अभी, भुजलभ्यो हेर्धि सूत्र के द्वारा यहाँ पर बताइए ही को धी होगा कि नहीं होगा, होगा। धी हो गया। अब जैसे ही धी हुआ तो ता और तवर तवर मिल गया कि नहीं मिल गया आपस में, बताइए। हाँ। तवर तवर मिल गए, ये भी ता भी तवर में आता है और धा भी आपका तवर में आता है। हाँ। तो क्या हो गया, हल से परे झर का लोप होता है सवर्णी झर के परे रहने पर। तो सवर्णी झर बाद में है कि नहीं है, बताइए। है। तो ता का लोप हो जाएगा, तो क्या बना आपका संधि। समझ में आया आपको कैसे बना आपका संधि। देखिए धातु थोड़ी बहुत कठिन है, पर लेकिन पुस्तक में दे रखी है बनानी, तो इसलिए बनवा देता हूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। संधि आपका रूप पता लग गया आपको कैसे बना आपका, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे फिर। मनीष महोदय, ये संधि एक बार फिर से बनवाइए ना। हाँ जी जी जरूर। धातु आपकी क्या थी पहले, संस्त। समस्त थी, ठीक है। समस्त प्लस ही है, ठीक है माता जी। अब इसके बाद में हमने क्या किया, हमने हमने फिर तब वो क्या कहते हैं, स्कोहो संयोगाद्योंतरे च से सकार का लोप हुआ। सकार का लोप कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि बाद में झल प्रत्याहार हमारा बाद में है, इस कारण से हमने कर दिया, ठीक है। जी। तो बच्चा हमारा संत बचा, ठीक है। वो अनुस्वार का न हुआ, ना अनुस्वार कर लिया, परसवर्ण परसवर्ण कर दिया, ठीक है जी। तो अब उसके बाद देखिए कि हमारा जो त है ये झल में आता है कि नहीं आता है, त जी आता है। तो हमारी धातु, हमारा जो अंग है वो झलंत है कि नहीं है, धातु जो भी है झलंत है कि नहीं है। हाँ। अब झलंत है तो झल के बाद में ही को क्या होता है, धी हो गया। अब जैसे ही हमने ही के स्थान पर धी करा, अब हमारा तवर्ग मिला कि नहीं मिला, बताइए। हाँ, चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ तवर्ग का चतुर्थ वर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र की शर्त अब घटेगी नहीं घटेगी, कि हल है आपका न, हल से परे है, हल से परे झर का लोप होता है, तो झर में ता आता है, तो झर का लोप होता है, कब होता है, सवर्णी झर के परे रहने पर। सवर्णी मतलब क्या होता है, उसी वर्ग एक ही वर्ग के, एक ही वर्ग के हैं, है कि नहीं है। हाँ। तो लोप हो जाएगा, तो ता का लोप हो गया, तो क्या बना आपका संधि। और जब एक पक्ष में ता का लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा रूप, इस प्रकार बनेगा रूप संतधि। संतधि, ठीक है। तो मैं आपको कैसे करना है आपको, जी महोदय धन्यवाद। हाँ अब देखिए संतात, संतम, संत एक प्रकार की प्रक्रिया है। बाद में तात आया तो स्कोह संयोगाद्योंतरे और झरुझरी सवर्णे, संतम संत। समस्थानी में कुछ नहीं करना है, आपकी धातु जैसी वैसी प्रकार से रहने देंगे। असन कैसे बना, असन, और एक बार क्या बनेगा आपका अशमस्तन बनेगा, ठीक है आपका। समस्तन नहीं, समस्तन ये कह रहे हैं। अच्छा ये तो, ये देखिए ये यहाँ से रूप यहाँ से आ गया है उठ के, ये समस्तन बना है ना, ये यहाँ से उठ के आ गया, यहाँ पर भी समस्तन नहीं बनेगा, असमस्तन बनेगा आपका, ठीक है ना। ठीक है समझ में आपको, अटका आगम हो जाएगा, ठीक है महोदय। अब देखिए नई पुस्तक में ठीक दिया है महोदय। हाँ नई पुस्तक में सही भी होगा, यहाँ पर थोड़ा ये जो पीडीएफ है माता जी ने दी है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब देखिए आपका आसन कैसे बना ये देखते हैं, ठीक है। क्या कोई बता सकता है आसन कैसे बना, भरत महोदय। भरत महोदय नहीं है क्या? हाँ सर। हाँ बताइए कैसे असमस्त कैसे बना, अटकागम हो गया, असमस्त बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका प्रत्यय, आपका ता प्रत्यय आया, ठीक है। वहां तो वो असंस्मय का स का लोप हो जाएगा, स्को संयोगाद्योंतरे से।
सा का लोप कर दिया आपने, किससे कर दिया? स्कोह संयोगाद्योरन्त्यश्च। क्यों? क्योंकि बाद में त आपका झल प्रत्याहार बाद झल में है, इसलिए प्रत्याहार आपने सा है का लोप कर इसलिए दिया। कर। ठीक तो है, अभी असंत आपका हो बचा गया। ता बचा। अभी अब ना संयोग, अनुस्वार को क्या कर दिया आपने? अभी अनुस्वार को नशा पदांत ना से कर दीजिए। न ठीक है, कर रहे हैं। अभी इसको अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण होता है। ठीक है, अभी अब बताइए इसमें आगे। आगे संयोगांत से लोप से वो न और त का जो संयोग है उसमें से त को लोप कर दिया। हाँ, कर सकते हैं, तो कर दिया, ता का लोप कर दिया। ठीक है, सूत्र क्या कहता है? संयोगांतस्य लोपा। तो कहता है संयोग के अंतिम वर्ण पर, लेकिन महोदय और ये भी, इसको ये पहले, त का भी लोप अभी हो पहले जाएगा आपको, दूसरे तो कभी वो नहीं नहीं, फलंग पहले सौरभिनी आपको, जो है, फलंग्याभ्य से पहले भी ये आपको ना, त का चला जाएगा। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कर दीजिए झरोझरी सवर्णे, पर यहाँ पर झरोझरी सवर्णे को ना लगा करके आप यहाँ पर लगाइए स्कोहो से पहले आप लगाइए हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल। ये कौन सा सूत्र अपृक्त लगाएंगे? हाँ, ये निकल जाएगा। सूत्र मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? कि जब आपकी धातु हलंत हो, कैसी धातु आपकी हो, फलंग पे। हलन, और उसके बाद में अपृक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? अपृक्त, तो अपृक्त प्रत्यय का क्या होता है? लोप होता है। ठीक है, तो ता और सा का लोप कर दिया, तो क्या बचा आपका? असंत बना। क्या बना आपका? संत, यहाँ का भी तो लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर वो ता का लोप कौन करेगा? अब सूत्र आता है आपका स्कोहो, सॉरी, संयोगांत संयोगांत से से लोप। लोपः। कह रहा पद के अंत में संयोग का क्या होता है? लोप होता है। तो ता का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? असन बनेगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, एक दो बार ना मैं आपको थोड़ा सूत्र क्या है ना लिखवा से बोले जा रहा हूँ, आप सूत्र संयोग तो सर दो वर्णों का नहीं है। था ना, तो दो, मनीष जी संयोग दो हाँ, वर्णों का था, तो इसमें से लास्ट वाला ही संयोग दो वर्णों लोप का है, होगा पर ना। लेकिन अंतिम वाले का ही लोप होता है। ठीक है ना, आपको इस पहले इस धातु को क्लियर कर देता हूँ, फिर थोड़ा 15 मिनट का टाइम बचेगा, एक दो सूत्रों को अच्छे समझते हैं। ठीक है महोदय, असन बचा आपका स प्रत्यय आएगा, उसमें भी असन बचेगा। और समस्तन कैसे बना आपको पता लगा? अन प्रत्यय बाद में, इसलिए कुछ नहीं होगा, कुछ जोड़ देना है। ठीक है, असंताम असमस्तम, तो अम प्रत्यय आया तो असमस्तम बन गया, और समस्त कैसे बन गया? व प्रत्यय, तो कुछ नहीं करना, जोड़ देना केवल। समस्त्यात, समस्त आया, उसका प्रत्यय आया क्या है? यात आया, कुछ नहीं करा, जोड़ दिया हमने। ठीक है, समस्त्यात समस्त्यातम समस्त्यु, समस्त्याह समस्त्यातम समस्त्यात, समस्त्याम समस्त्याव समस्त्याम। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? महोदय इसके विकल्प से जो रूप बने हैं वो हम होमवर्क लेके बना देंगे। उसमें आप एक ताक और जोड़ सकते हैं केवल। हाँ। ठीक है महोदय, अब देखिए कि सूत्र आपको एक दो सूत्र हैं, वो आपको समझाता हूं मैं। ठीक है ना मनीष महोदय, पता नहीं शायद मुझे ही समझ में नहीं आया है, पर मुझे असन समझ में नहीं आया। असन मुझे इसलिए भी नहीं आया। हाँ, वो नहीं समझ, क्योंकि आपने हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल को अच्छे समझेंगे पहले, इसलिए मैंने आपको कहा ना भी कि एक दो सूत्र है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, हम समस्त धातु तक ही रखेंगे। अपृक्त प्रत्यय वो सूत्र नहीं समझे। हाँ, तो वो सूत्र मैं बताने जा रहा था आपको, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे मतलब कठिनाई पड़ती है। ठीक है, सूत्र आपका क्या सूत्र है? पहले आप सूत्र का नाम याद रखिएगा अच्छे से। सूत्र का नाम क्या है? हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल। ठीक है, ये सूत्र का नाम है। अब ये सूत्र कहता है हलंतात। सूत्र क्या कहता है? हलंतात। हलंतात मतलब इस सूत्र के अर्थ को तीन भागों में बांटेंगे। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? पहले रखेंगे हलंतात। ठीक है ना, तो हलंतात मतलब क्या होता है? हलंत से परे सूतीसी प्रत्ययों का लोप होता है। ठीक है, क्या कहते हैं? सूतीसी प्रत्ययों का लोप होता है। या फिर ये कहिए कि हलंत धातु से हलंत शब्द से परे अपृक्त हल का लोप होता है। किसका लोप होता है? अपृक्त हल का। ठीक है ना, और वो भी अपृक्त हल कैसा होना चाहिए? केवल सु का सा होना चाहिए, ती का ता होना चाहिए, और सी का सा होना चाहिए केवल। ठीक है, सूत्र का अर्थ दोबारा समझिए कि हलंतात, हलंतात माने क्या है?
कि हलंत शब्द, आपका शब्द या तो धातु अंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हलंत अंग। हलंत अंग के बाद में सु प्रत्यय का स, टी का त और सी का स, इन अपृक्त प्रत्ययों के हल का क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, अर्थात ये देखिए मरुत शब्द है आपका, ये आपका जो मरुत अंग है, इसके बाद में सुप्रत्यय है कि नहीं है, सु, और सु में आपने इत संज्ञा करी तो क्या बचा, मरुत प्लस सा बचा। अब ये जो ता है ये आपका हलंत अंग है कि नहीं है, बताइए। हलंत अंग है क्योंकि अंतिम में ता है, हलंत अंग है। और इसके बाद में क्या लिखा है, सूत्र, सूत्र क्या है, और ये जो सा है ये आपका अपृक्त है कि नहीं है, अपृक्त भी है। ठीक है, तो सूत्र कहता है कि अपृक्त हल का लोप होता है। तो सूत्र सी आपका ये जो अपृक्त है कि नहीं है, अपृक्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो केवल क्या बना आपका, मरुत बना। क्या बना, केवल मरुत बना। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, आप ले लीजिए इक, हम लोग कहते हैं ना इक, इको एणची। इको एणची सूत्र में हमने कहा कि इकहा में आपके कौन सी विभक्ति है, आपकी इकहा में षष्ठी है, यण में प्रथमा विभक्ति है। यण में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। अब कहते हैं यण में प्रथमा है, पर यण तो केवल, यण में तो कहीं दिख भी नहीं रहा कि यण में प्रथमा है, दिख रहा है क्या आपको। इकहा में तो मान लिया इक था और विसर्ग आ गया, तो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ जुड़ा है विभक्ति का। पर यहाँ पर देखिए यण का यण आपका अंग हो गया, और उसके बाद में प्रत्यय क्या है आपका, सु आया। क्या है आपका, सु। अब सु में संज्ञा करी तो क्या बचा आपका, स बचा। ये जो स आता है ये कहाँ आता है आपका, सु, ये आता है आपका विभक्ति जो प्रथम विभक्ति के एक वचन में आता है। ठीक है, स आया। अब स आया, अब देखिए ये आपका जो यण जो अंग है ये आपका हलंत है कि नहीं है, हलंत है। तो इसके बाद आने वाले अपृक्त प्रत्यय, अपृक्त प्रत्यय क्या है, स, तो इसका क्या कर दिया हमने, लोप कर दिया। तो क्या बचा आपका, यण बचा। समझ में आया आपको नहीं माता जी। तो इस सूत्र का अच्छे समझ, अर्थ समझ में आ गया आपको। हाँ। अब एक सूत्र, अब ये सूत्र कहता है, अच्छा मनीष जी, सॉरी एक क्वेश्चन है। जैसे हम लोग के सु का ये सब से राम में हिसाब से हम लोग प्रथम विभक्ति में राम के बाद में सु लगते हैं, तो सु का लोप नहीं होता, राम हाँ करके विसर्ग लग जाता है इसमें। हाँ तो इसमें विसर्ग क्यों नहीं, वो हलंत है ही नहीं ना, वो राम हलंत तो नहीं है ना, अजंत है। अजंत। क्योंकि राम में यण और राम में अंतर देखिएगा, यण में अंतिम में हल है और राम में अंतिम में क्या है, अ है, इस कारण से लोप नहीं होगा। ठीक है, समझ में आपको। अब सूत्र कह रहा है, सूत्र का अर्थ क्या है, अब इसने सूत्र में बोला कि दीर्घात ग्यंतात। दीर्घात ग्यंतात माने होता है महोदय कि जैसे हम लोग शब्द को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए कुछ प्रत्यय लगाते हैं, शब्द को, क्या कह रहा हूं मैं, समझिएगा उसको, शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कुछ प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, कभी हम उसमें दीर्घ ई लगाते हैं तो कभी उसमें आ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कभी उसमें दीर्घ ई लगाते हैं और कभी उसमें आ लगाते हैं। ठीक है, वैसे तो नी लगाते हैं, नी भीष गिन। ठीक है ना, देखिए लिखा है ग्यंतात माने क्या होता है, ग्यंतात इति उक्ते नीश नीन। ठीक है, तो जब आपको किसी शब्द को आपको क्या करना है, आपको स्त्रीलिंग बनाना है। क्या बनाना है आपको, स्त्रीलिंग बनाना है, तब आपको उसमें तीन प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं उसमें, तीन प्रत्यय, या तो गीप जोड़ते हैं, या नीश जोड़ते हैं, या गीन जोड़ते हैं। ठीक है ना, नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं हम उसमें टाप जोड़ते हैं, चाप जोड़ते हैं, अथवा डाप जोड़ते हैं, टाप डाप चाप। ठीक है, ये एक सामान्य चीज बता रहा हूं मैं ये। ठीक है ना, आप मतलब ये कोई वो नहीं है कि मतलब इसको प्रक्रिया को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको सामान्य एक बता रहा हूं सूत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, जब हम, जैसे हम लोग कहते हैं किसी भी स्त्री का नाम देख लीजिए, जैसे नेहा माता जी का नाम है, तो नेहा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि टाप डाप चाप प्रत्यय जो है, इन तीनों में जब इत संज्ञा करते हैं तो बस अंतिम में बचता है आ, बचता है। क्या बचता है, आ बचता है। तो कभी भी किसी स्त्रीलिंग के नाम के पीछे या तो आ मिलेगा
या अंतिम में क्या मिलेगा, ई मिलेगा। जैसे ले लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए, जैसे माधुरी माधवी, माधुरी, माधुरी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ऊ भी मिलता है, क्या मिलता है, ऊंग, एक ऊंग प्रत्यय और होता है, ठीक है ना। जैसे तो मंजूबाई जी को दुख लग जाएगा, मंजूबाई माता जी का नाम बन गया मंजू। तो ऊंग प्रत्यय केवल एक ही है, पर लेकिन जो ई करने वाले प्रत्यय 3 है और जो आ करने वाले प्रत्यय कितने हैं, वो 3 है। ऊ प्रत्यय करने वाला एक ही प्रत्यय, ठीक है। और किसी लेते हैं अनीता, ठीक है, सुमित्रा, किसी में आ मिलेगा तो किसी में क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो ये सूत्र कहता है कि उस ई के बाद में भी सा का लोप होता है, उस ई के बाद में भी क्या होता है, सा का लोप होता है। देखिए नदी शब्द आया, तो नदी शब्द के बाद में आपका सा आया, नदी शब्द के बाद में सा। जो नदी में जो ई है ना आपका, ये क्या, कौन सा ई है, ये प्रत्यय का ई है। किसका ई है महोदय, प्रत्यय, क्या, कौन से प्रत्यय का, वो प्रत्यय जो स्त्री शब्द में मतलब लगने के बाद स्त्री बना देता है, ठीक है। तो उसके बाद भी कहता है कि इसके बाद भी सा आएगा तो उसका लोप हो जाता है, ठीक है ना। कोई क्या कि ये जो नदी है, शब्द नद है क्या जी, नद शब्द होगा, नद होगा, उसमें नद में ई जुड़ के नदी बन गया होगा, ठीक है आपका। अब देखिए माला, माला अब आप प्रश्न कहेंगे कि ये तो हमारी हलंत नहीं है, हलंत नहीं है ना, तो कैसे कर दिया सा का लोप। कहते हैं हलंत नहीं है, पर ये कैसी है आपकी, ज्ञंतात है। कैसी है, ज्ञंतात। ज्ञंतात मान होता है नी जिसके अंत में जुड़ा हो उसको क्या कहते हैं, ज्ञंतात। नी प्लस अंतात क्या बनता है आपका, ज्ञंतात। और कहते हैं आप, जो टाप डाप चाप में अंतिम में आप है कि नहीं है, जब में कहते हैं आप जिसके अंत में जुड़ा हो उसको कहते हैं आबंतात। क्या कहते हैं उसे, आबंतात। तो कहते हैं इन प्रत्ययों के बाद में भी सा का लोप हो सकता है। लिखा है ना, दीर्घात आबंतात च परस्य सुति सी अपृक्त। तो इसी प्रकार मेरे को ये समझाना था आपको कि जब आपकी धातु, जी बोलिए महोदय। टाप चाप डाप पित भी बोल सकते हैं, लेकिन हालांकि ये तो इसमें यूज ही नहीं होंगे धातु के साथ, धातु में यूज नहीं होंगे, तो प्रातिपदिक के साथ, प्रातिपदिक के साथ पित प्रातिपदिक कोई के साथ कंसेप्ट लगता ही नहीं ना। हाँ, प्रातिपदिक के साथ है ये अभी आपको जरूरत नहीं थी वैसे बताने की, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपसे इतना कहता केवल कि हलंत अंग के बाद में अपृक्त प्रत्यय आए तो उसका लोप करना है, ठीक है ना। और फिर भी एक मैंने सामान्य जानकारी के लिए बता दिया कि जो शब्द बनते हैं उसमें कौन कौन से स्त्री शब्द बनाने के लिए उसमें नीप गीश लीन प्रत्यय लगते हैं और टाप डाप चाप और एक ऊंग प्रत्यय होता है, ये मिलाकर के पूरे 7 प्रत्यय लगते हैं, ठीक है महोदय। अब देखिए आपकी धातु आई हन धातु, क्या आई महोदय, अब उसमें हम अटकागम कर दिया तो आहन बन गया, ठीक है। अब ये सूत्र ने क्या कहा था कि सूती सी, सू का सू ती और सी केवल इनका ही अपृत होना चाहिए। तो हमने ती प्रत्यय आया तो ती में हमने ई की संज्ञा कर दी, ई का लोप कर दिया, तो क्या बचा आपका ता बचा। अब ये जो ता है आपका, ये ती का ता है कि नहीं बताइए, ता ती का ता है। अब ये ता कैसा है हमारा, अपृत है, तो इसलिए क्या कर दिया हमने हलंत अंग से परे ता का क्या कर दिया, लोप कर दिया, क्या बना, अहन बना। क्या बना हमारा, अहन, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारी जो धातु आई, धातु क्या है हमारी महोदय, संस्थ, इस प्रकार थी, ठीक है महोदय। अब देखिए कि अब आपका जो अंग है ये आपका अंग हलंत है कि नहीं है जी। तो आपने क्या कर हलंत अंग को मान करके इस ता का क्या कर दिया, अपृक्त हलंग्या दीर्घात से प्रथम हल से लोप कर दिया, ठीक है। अभी समझ में आया। हाँ। अब एक सूत्र आता है संयोगांत से लोपा, इस सूत्र को समझते हैं, ठीक है। अब आपने इस सूत्र को समझ लिया, ठीक है। महोदय आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मेरे को, ठीक है। जी जी। तो मैं आपको, क्योंकि अभी मैं 5 मिनट में कक्षा खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो संयोग सूत्र हमारा संयोगांतस्य, जी पहले वो स्को वाला लेना पड़ेगा क्योंकि ये पजांत हो गया ना। अभी आगे हमने जो था जर परे था, नहीं महोदय वो तो ठीक है, प्रत्यय लगाया था, ती प्रत्यय लगाया, तभी जर की वजह से वो बात आपकी ठीक है। अभी पदांत मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च, तो सूत्र का तो अर्थ समझ चुके हैं। नहीं, वहाँ पे मैं सही- संचिता जी का जो प्रश्न है कि वो आसन कैसे बना, वो जी, स्टेप से नहीं तो देखिए जाएंगे पहले तो आपका ता था, तो ता हाँ। प्रत्यय आपका झल है, झल को निमित्त मान कर क्या कर दिया हमने, जो हमारा जो ये ऐसा पहला स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा सबको। समस्त था ना हमारा, तो हाँ। समस्त के ता का क्या कर दिया, सा का क्या कर दिया हमने, लोप कर दिया किस सूत्र से, स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च से कर दिया। अब क्या बना हमारा, ता बच्चा, ठीक है। मनीष जी मैं कुछ और बोलूं? ना को, हाँ जी बोलिए। आप एक स्टेप पीछे जाएंगे संचिता जी, अभी पहले त का लोप कर दिया हमने, त का लोप पहले हो गया, वो सबको क्लियर है ना? हाँ अभी ये पद बन गया, हम्म, ठीक है। अभी ये स्को संयुगाद्योरति में जो है, हमने आगे ती के टाइम हमने क्या देखा था कि जड़ परे होने पे वो स का लोप हुआ था। यहाँ तो पदांत हो गया, तो पदांत में भी होता है, इसके लिए स का लोप होता है, ठीक है। उसके तो आपने जैसे आगे ता मिला आपका ता, अब हमने ये कोई व्यक्ति ये कहे कि झल का तो लोप हो चुका है बाद में, हाँ। अब तो झल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सा का लोप भी नहीं होना चाहिए। तो सूत्र क्या है, जो स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च, उसमें जैसे निकुंज महोदय ने पूछा था कि इसमें अंत्य आया है, ठीक है ना, ये जो अंत्य है ये आपका क्या है, ये पदांत का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है ये, पदांत का। अंत्य दिख रहा है ये कहता है यदि आपका पद के अंत में भी संयोग हो, पद के अंत में संयोग हो और संयोग के आदि में स हो, तो उसका लोप कौन कर देगा, स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च कर देगा, ठीक है। सा का लोप कर दिया, अब सा का लोप करने के बाद क्या बना, ता बचा, और यहाँ हमने ना को अनुसार करके ना कर दिया, ठीक है महोदय। अब देखिए सूत्र अब पढ़ते हैं, संयोगान्तस्य लोपः। ये कहता है संयोगान्तम यत् पदम, ठीक है। इसने भी पद कह दिया, समझ में आया महोदय, इसने क्या कह दिया, पद कह दिया। अब ये जो आपका जो शब्द बना है ये आपका पद है कि नहीं है बताइए। हाँ असंत आपका पद है, क्योंकि इसमें हमने ता का लोप कर दिया, अब ये पद बन चुका है, ठीक है। अब कह रहे हैं कह रहे संयोगान्तम यत् पदम तस्य अंतिम वर्णस्य लोपः भवति। हाँ तो कह रहे संयोग, अब क्या कर दिया, अंतिम वर्णस्य लोप, संयोगान्तम जी, तो यहाँ पे त का लोप हुआ है। देखिए संयोग भी कैसा होना चाहिए, अंतिम संयोग होना चाहिए, ठीक है। और कह रहे संयोग अंतिम में हो ऐसा जो पद, यत् पदम तस्य, उसका अंतिम वर्ण का लोप होता है। अब देखिए असंत में आपका संयोगांतम यत् पदम क्या है हमारा, ये असंत हमारा पद है, और इसके अंतिम में संयोग है कि नहीं है, संयोगांत है कि नहीं है जी। तस्य अंतिम वर्णस्य, तस्य अंतिम वर्णस्य लोपो भवति। तो अंतिम वर्ण क्या है आपका त है, उसका लोप हो गया तो क्या बन गया आपका असन बन गया, ठीक है जी। अब इसको थोड़े एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए महोदय अब समझ में आ गया, एकदम क्लियर समझ में आ गया, धन्यवाद महोदय। अब देखिए विद्वान शब्द होता है, विद्वस शब्द होता है, क्या होता है विद्वस, सभी लोग समझिएगा, ठीक है। विद्वान कैसे बनता है, तो विद्वस शब्द हुआ, तो विद्वस में उगिदिचाम सर्वनाम स्थान धातुओं से नुम का आगम होता है। बस इतना समझिए कि नुम का आगम होता है, ठीक है ना। किस सूत्र से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना छोड़ दीजिए। अभी नुम का आगम करने पर विद्व न प्लस सा हो गया, ठीक है, समझ में आपको। इसके बाद में आपका शब्द बन गया विद्वान बन गया, एक सूत्र शांत महता संयोग से नकार की दीर्घ होकर विद्वान बन गया। अब इसमें क्या है, विद्वान है, स है और सु है, तो सु के जो सा है इसका लोप हम किस सूत्र से कर देंगे, हलंग्याभ्यो दीर्घात से प्रथम फल से। अब आपका शब्द क्या बना, विद्वान प्लस सा बना, क्या बना, विद्वान प्लस सा। अब देखिए ये जो विद्वान प्लस सा है ये आपका पद है कि नहीं है, पद है, स्व का हमने लोप कर दिया है, ठीक है। अब विद्वान प्लस सा में सूत्र आपका संयोग है, किसका संयोग है, न और सा का संयोग है। तो क्या कहता है सूत्र, संयोगांतम यत् पदम, तो कहते हैं संयोगांत है ये पद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संयोगांत क्यों बोला गया, ध्यान दीजिएगा। अगर केवल संयोग कहते तो द और वा का संयोग है कि नहीं है बताइए, द और वा का संयोग है,
जी ठीक है किशोर महोदय, सूत्र का अर्थ समझिए कि जो द और वा का संयोग है, अगर संयोगांत नहीं कहते तो द और वा के लिए भी कार्य प्राप्त होने लगता। ठीक है, और अगर नहीं कहते तो क्या होता, संयोगांत, संयोग यत पदम कह रहे ऐसा पद जिसमें संयोग हो। ठीक है, तो ये विद्वान में द और वा का भी संयोग है, न और सा का भी संयोग है, कहते उसके अंतिम वर्ण का लोप होता है। तो द और वा में अंतिम वर्ण क्या है आपका, वा है, तो वा का भी लोप होने लगता। इसलिए इन्होंने क्या कहा केवल कि संयोग भी कैसा होना चाहिए, संयोग भी कैसा होना चाहिए महोदय, पदांत होना चाहिए, अंतिम संयोग होना चाहिए। अंतिम संयोग हमारा न और सा का संयोग है। ठीक है ना, और अंतिम संयोग में भी अंतिम वर्ण क्या हमारा स है, तो सा का लोप कर देते तो क्या बन गया, विद्वान शब्द बन गया। ठीक है, पर जब विद्वान शब्द बनता है तो मूल में क्या आता है, विद्वस रहता है। क्या रहता है, विद्वस। ठीक है, इसी प्रकार आपने पठ धातु में अपठन जब हम लगाते हैं, पठ धातु है हमारी, क्या धातु है हमारी, पठ। बस 1 मिनट और लूंगा। आपकी धातु है पठ धातु है आपकी। ठीक है, उसमें शप लगाया हमने, और क्या लगाया, प्रत्यय लगाया हमने, झी प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय, और अट का आगम कर दिया। शप में बचा, क्या बचा शप में आपका, अ बचा। क्या बचा, अ बचा, जोड़ दिया तो अपठ बन गया। ठीक है, अब एक सूत्र आता है झोंतः। सूत्र क्या आता है, झोंतः। उसमें झा के स्थान पे अंत का आदेश कर दिया तो क्या बन गया आपका, अंति बन गया, अंतिम बन गया। अब आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया, अपठंती हो गया। क्या हो गया, अपठंती। ठीक है, अब एक सूत्र है इतश्च। सूत्र क्या आपका, वो सूत्र पढ़ाया नहीं है पर फिर भी समझिए, वो क्या करता है, लंग लकार में ई का लोप करता है। तो ई का लोप कर दिया तो क्या बचा अब आपका, अपठंत बचा। क्या बचा आपका, अपठंत। अब यहाँ पर ये आपका अपठंत एक पद है कि नहीं है, बताइए जी। और इसके संयोग आपका अंतिम संयोग क्या है, न और ता का संयोग है, और इसका अंतिम वर्ण का लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपठन। अपठन बना आपका। ठीक है, क्लियर हो गया आपका अपठन। इसलिए जब आपका अंति प्रत्यय आता है, ठीक है, और आपका लंग लकारम के बहुवचन में क्या बनता है, अन बनता है। क्या बनता है आपका, अन। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि अन प्रत्यय कैसे बचा, अंति था, ई का लोप कर दिया, ता बचा, और संयोगांत से लोपा से ता का लोप कर दिया, अन बचा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका, कक्षा यहीं तक रखते हैं। ठीक है महोदय, धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। योस्मि।